तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियां ले ली। ये क्रॉस प्रोडक्ट कुछ रिवाइज हो पाया ना? कुछ याद आया? Yes. ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आप चाहे रिवाइज कर लें तो वो जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये वाली बात आई ना? Yes, sir. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एस सी वर्मा साहब का, वो पूछ रहा हूं मैं, उसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। पूरा मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए बड़ा शानदार है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जवाब आप लोगों ने देना है। तो मैं आप ही से पूछूंगा कि भाई क्या होगा, वो बताइए। तो सपोज ये लंबा वायर है, बहुत लंबा है। तो बहुत लंबा दिखाने के लिए बच्चों बीच में लास्ट में डॉटेड दोनों साइड बना दिया है। तो इसका मतलब है बहुत लंबा है, जैसे सीरीज में करते हो प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ भी तीन डॉट लगा दीजिए। सपोज एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इधर को जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि इधर को जाने के लिए फ्री होना चाहिए, नहीं तो वो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ऑब्वियस है कि करंट इस डायरेक्शन में होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इतना तो जानते ही होंगे। यस सर। Yes. अब क्योंकि ये मूविंग चार्ज है बच्चों, पहले सवाल समझिएगा, जवाब आप लोगों ने देना है। यहां पर एक ऑब्जर्वर O1 है, दो ऑब्जर्वर होंगे, तो पहला ऑब्जर्वर, और ये कैसा है ऑब्जर्वर? रुका हुआ है। ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ है कुछ दूरी पर। तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि मूविंग चार्ज है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। वेलोसिटी जो है वो एक ही स्ट्रेट वायर है, तो डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक ही है, तो स्पीड हो रही है कांस्टेंट। तो उसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। हमारा पहला लेक्चर इसी पर था। तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड O1 को अपनी पोजीशन पर जो लगेगा वो हम बायो सेवर्ट लॉ से निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो कितना होगा, लेकिन अभी इतना है कि हाँ उसे मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। Yes. अब एक दूसरा ऑब्जर्वर है, उतनी ही दूरी पर है, O2, जो कि वायर के पैरेलल, इलेक्ट्रॉन के पैरेलल सेम स्पीड v से चल रहा है। सेम डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर सेकंड के रिस्पेक्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं जब, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? O2 सर के जीरो। जीरो। तो जो सेकंड ऑब्जर्वर है बच्चों, उसके हिसाब से वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। यस सर। अगर वो रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में होता है, तो उसकी वजह से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक तो प्रोड्यूस होना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि क्या सेकंड ऑब्जर्वर को भी मैग्नेटिक फील्ड का रियलाइजेशन होगा या नहीं होगा? नो आराम। सर। हम्म। सर क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, हम्म। तो सर सेकंड ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। अच्छा,
ठीक, तो सेकंड ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं होगा, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये कहा आपने। मानवेंद्र, आपका क्या ओपिनियन है? सर नहीं करेगा, क्योंकि जो इसके क्या कहते हैं, जो ऑब्जर्वर सेकंड है वो रिलेटिव मोशन के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन के साथ चल रहा है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का महसूस करना है। अच्छा, O1 जो स्टेशनरी में ऑब्जर्वर था उसको होगा, क्योंकि हाँ, O1 को तो लगेगा, O2 को महसूस नहीं होगा, यही कह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है, उसकी वजह बताता हूं। होता क्या है, आप पहले ये समझिए, जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो एक पॉजिटिव आयन होता है, और वो पॉजिटिव आयन इसलिए बना होता है क्योंकि आप उससे इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, एटम से ना। और मैंने कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, समझाया है आप लोगों को, और ये बताया है कि पूरे एटम या आयन के मुकाबले फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है। तो जब ये बहुत तेज मूव करता है तो उस समय आप इसकी वेलोसिटी क्या मानते हैं? आयन की, पॉजिटिव जो आयन है, आप मानते हैं कि वो ऑलमोस्ट रेस्ट में रहते हैं, यही होता है। यस सर। ये ऑलमोस्ट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज से दो पीस हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगेगा। अच्छा, तो बच्चों पहले ऑब्जर्वर के हिसाब से वो रुका हुआ है, और जो पॉजिटिव आयन है वो भी ऑलमोस्ट रेस्ट में है। तो जो ऑलमोस्ट रेस्ट में है उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, केवल नेगेटिव आयन की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रही है। वायर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब बड़ी जोरदार बात है, उससे करंट पास होती है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन नेट चार्ज उस पर कितना मानते हैं हमेशा वायर पे? जी सर जीरो। जीरो मानोगे भाई? जितना प्लस वाली करंट होगी उतनी माइनस वाली भी होगी, लेकिन ये प्लस वाला तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वर 1 का ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में सोचो बच्चों, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में आ गई ना। ऑब्जर्वर 2 हाँ के सर। रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आयन का क्या होगा? सर वो पीछे को मूव करने लगेंगे। एग्जैक्टली। और पॉजिटिव आयन की जो टोटल मात्रा है, पॉजिटिव चार्ज, वो उतना ही है जितना नेगेटिव चार्ज की वजह से। यस सर। यस सर। तो करंट तो अमाउंट में उतनी ही हो जाएगी, और पॉजिटिव आयन की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है, आपको पॉजिटिव आयन इधर को नीचे को जाते हुए दिखेंगे ना। हाँ सर, सेम ही होगी करंट की तो डायरेक्शन। करंट सेम होगी ना, उतनी हुई। पॉजिटिव चार्ज जहां को जाता है करंट की डायरेक्शन वही मानते हैं, नेगेटिव चार्ज जहां को जाता है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानते हैं। तो करंट अभी भी उतनी ही होगी वायर में, मान लीजिए, और लेकिन अभी ये करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वर इनफाइनाइट वायर है, और वो हमेशा वो भी आर दूरी पर ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा सेकंड ऑब्जर्वर की पोजीशन पर भी उतनी ही होगी जितनी पहली ऑब्जर्वेशन। मतलब इस रिलेटिव मोशन से कोई फायदा नहीं हुआ, उतना ही ऑब्जर्व करेगा। यार मैं तो बड़ा खुश हुआ था जब ये क्वेश्चन मेरी समझ में आया। आपको भी अच्छा लगा, नहीं लगा? हाँ सर। यस सर। पहली बार ऐसा हो रहा है बच्चों कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑब्जर्व हो पा रही है, और ये सेकंड ऑब्जर्वर करेगा। क्यों? क्योंकि वो जिस स्पीड से चल रहा है, हम मानते हैं अभी आइडियल सिचुएशन है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सेम भी स्पीड से चल रहे होंगे, तो सेकंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो सब रेस्ट में होंगे,
पॉजिटिव आयन जो है सारे v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे को जाएंगे और वो उतनी करंट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि प्लस जितना है उतना ही माइनस भी है वायर में, तो करंट उतनी ही होगी, डाउनवर्ड ही होगी। और सेकंड ऑब्जर्वर हमेशा वायर से r दूरी पर ही रहना है, उसने भी पैरेलल मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रियलाइज करेगा। तो कोई फर्क मैग्नेटिक फील्ड पे मतलब रिलेटिव मोशन का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पर ऑब्जर्वर के मोशन से। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जुड़े हैं उसका एक आइडिया देने की कोशिश है। एससी वर्मा साहब का एक क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये बताया। लिखाया ज्यादा नहीं, आप लोग खुद क्वेश्चन डिफाइन, कहानी है यार ये, तो आप लोग खुद क्वेश्चन और आंसर बना लेंगे इसमें। हाँ सर। यस सर। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप खुद करेंगे, तो करना भी चाहिए। मशीन चित्र नोट्स लिखाए रहने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड था जिस दिन ये मेरी समझ में आया। आप कितने खुश हैं मैं नहीं जानता, यह तो आपको ही तय करना है या नहीं है। चलिए खैर, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों। एक चार्ज पार्टिकल का मोशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हेडिंग डालिएगा मोशन ऑफ और चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. अच्छा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अभी थोड़ी देर पहले कहाँ को लगा था, याद है आपको? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ठीक है ना? ऊपर को दाएं को हम ऐसे बना देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। लेकिन हम लोगों ने दो सिंबल बनाए हैं। अगर किसी कागज में आपकी कॉपी पर मैग्नेटिक फील्ड कॉपी में नीचे को जा रहा है, नीचे को आप समझ रहे होंगे, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं। ऐसा कहीं पर बना होता है तो इसका मतलब इस कागज में अंदर की ओर है। कई जगह ऐसा भी बना होता है कि पहले ऐसा बना लो फिर क्रॉस कर लो, या क्रॉस कर लो फिर बना लो घेरा। कई किताबों में ऐसा भी बना दिया था। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनवर्ड्स। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। और बच्चों कई जो ऐसा भी बना हुआ मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर टू द पेपर आउटवर्ड, बाहर को, आपकी कॉपी के हिसाब से सोचो। तो आप ये दोनों सिंबल नोट कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जिस समय क्रॉस बना है, इन बोथ द सिचुएशंस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेपर ऑफ योर कॉपी नोटबुक। जो ऊपर वाला है दैट इज इनवर्ड्स लिख दीजिएगा, और जो नीचे वाला साइन है बच्चों वो आउटवर्ड है, वो बाहर को निकल रहा है, आपकी कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर को, ऊपर को। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ सर। ये तो सिंबल है, इसमें क्या समझाना है, मतलब हमने मान लिया कि हम ऐसे दिखाएंगे। तो हर स्टैंडर्ड सर बुक, एक हाँ सर एक मैंने डेफिनेशन ऐसी देखी थी, मतलब सर इससे अगर बेटर तरीका है शायद मेरे को लगता है इसे याद करने का। जैसे सर आप अगर एक एरो हेड देखेंगे ना, वो आपसे दूर जाएगा तो पीछे आपको फेदर्स दिखेंगे उसके, तो वो क्रॉस टाइप के होंगे। और सर आपकी तरफ आएगा तो उसकी टिप दिखेगी तो वो पॉइंट की तरह होगा। हाँ यार, सर ऐसे शायद हम बिल्कुल बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते बिल्कुल किसी क्रिएटिव टीचर ने ऐसे समझा दिया होगा, हम नहीं समझा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है कि वो आपकी ओर आ रहा है तो एरो टिप ही दिखेगी, तो सामने चल पॉइंट जैसा दिखेगा। बहुत बढ़िया, मुझे भी याद रहेगा। अब
चलो ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो यूनिफॉर्म है, चलो ये सिंबल अच्छा किया, थैंक्स, मुझे भी एक अच्छा तरीका मिला, अगली बार से मैं यही समझाऊंगा, क्योंकि ये याद रहेगा। चीजें जब हम आसपास से जोड़ते हैं बच्चों तो वो याद जल्दी होती है, ठीक है। वैसे ये दोनों सिंबल आप लोगों ने क्लास में शायद पढ़ भी लिए होंगे ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पर एक ही सिंबल दिखा दे रहा हूं मैं, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप समझिए कि यूनिफॉर्म है, हेडिंग में ही डाला है। नॉन यूनिफॉर्म में तो स्टडी बताई नहीं है हमने अभी, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस पेपर पे, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो यार ये बताओ, अब इस पर फोर्स कहां को लगेगा? ये कागज के प्लेन में ही मूव कर रहा है, और कागज के प्लेन में अंदर की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप ही बताओ कि फोर्स कहां को लगेगा इस पर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लो। और जहां को मानोगे उसकी वजह भी बताओ। FAT फॉर्मूला तो पढ़ा है अभी तक। सर प्लेन ऑफ पेपर में होगा। V क्रॉस B। अगर आप V को नॉर्थ मानते हैं और V की जो डायरेक्शन है वो V के साथ मान लो J मान ले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सोचो, ईस्ट में एक्स एक्सिस, तो इधर मान ले। तो जो B है उसको कैसे दिखाना चाहिए? B, और क्योंकि आप सोचो कॉपी में ऊपर को अगर K माने तो नीचे को माइनस की। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो V क्रॉस B, तो बाकी छोड़ो, मुझे J क्रॉस माइनस K लेना है, तो माइनस J क्रॉस K। J क्रॉस K क्या होता है? IJK। अभी गोल घेरा बनाया था यार। सर जे क्रॉस के तो आई होगा और माइनस में ले लेंगे। माइनस I, तो बच्चों माइनस I कहाँ को होगा? फोर्स यहाँ सर को। वेस्ट को। हाँ, फोर्स यहाँ को लगेगा। क्लियर है? अब यस फोर्स सर। अगर इस डायरेक्शन में लगा है और जा इधर को रहा है, तो ये थोड़ा घूम जाएगा या नहीं? तुम सीधे जा रहे थे, तुम्हारा हाथ बाईं तरफ को खींच दिया किसी ने, तो क्या तुम सीधे जा पाओगे? अरे डिफ्लेक्ट हो जाओगे ना। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब तुम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर वेलोसिटी v, स्पीड v ही है, यहाँ पर फोर्स कहाँ को लेगा? इस बार v की डायरेक्शन लेफ्ट में मान रहे हो, तो v को v इंटू माइनस आई समझ लो, और फिर यही लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो बताओ मुझे कि अब इस पर फोर्स कहाँ को लगेगा इस समय? हाँ, इस समय v की जो क्या लिखना है बेटा? ये तो पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन में v की जो पर v इंटू माइनस आई, लेफ्ट में जा रहा ना, यस सर। क्रॉस b तो वहीं को है जहां को था, माइनस थे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। पार्टी छोड़ो, मुझे तो डायरेक्शन से मतलब है। आई क्रॉस टे माइनस टाइम्स जी। k क्रॉस आई माइनस जे।
अरे बना लो ना यार, ये गोला आईजेजे, बार बार उल्टा सीधा बोलने से तो अच्छा है कि ऐसा बना लो कि पता चल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो के क्रॉस आई होता है जे, तो वो आई क्रॉस जे था तो माइनस जे। माइनस जे कहाँ को होगा, जे कहाँ को माना था, नॉर्थ की तरफ, तो ये कहाँ को होगा, साउथ। यहाँ को ले जाओ। परपेंडिकुलर लगना है वो भी पता है हमें। नॉर्थ तुम्हारा ऊपर होता तो ये साउथ होगा नहीं, कागज के हिसाब से सोचो। अब मेरा लैपटॉप तो वर्टिकल चल रहा है, कॉपी तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल है। हाँ सर। ये फिर घुमा देगा। अब मान लो यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर वेलोसिटी ये है, स्पीड इधर को है। अब बताओ भाई, इस समय फोर्स कहाँ को लगेगा। सर ईस्ट को। हाँ, अब तो कॉमन सेंस भी काम कर ही रहा होगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईस्ट को, तो फिर ये फिर घूमेगा। और जब वेलोस और ये लास्ट में ऐसे आ जाएगा, जब इधर को आएगा तो ये अंदर को आएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल ले लें, मैंने ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, तो बच्चों वो गारंटेड है किसमें घूमेगा, सर सर्कुलर। सर्कल में घूमेगा। और जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अरे सर्कल में घूमने के लिए भाई एक सेंटर की ओर हमेशा फोर्स लगा हुआ होना जरूरी है। क्लास 11th में पढ़ा है हमने। हाँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कहाँ से मिलेगा, सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स न्यूमेरिकली कितना है, क्यू वी। थैंक यू। क्यू वी बी, बी और बी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, देखो बी पूरे प्लेन में है, अब बी अंदर को है, तो साइन 91 हो जाएगा। ये क्या दे रहा है आपको हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बी अपॉन टू इंटू बी। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको इस पर कई न्यूमेरिकल मिलते रहते हैं। लो रट देते हैं, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू इंटू बी। अरे वो याद करो यार, ये कहां से आया। जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर लगता है, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक हमेशा सर्कल में घूमेगा। हमें पहले ये पता लगा। और बच्चों अभी यहाँ पर गौर करिए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कागज के प्लेन के अंदर को लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अगर मैं आउटवर्ड ले लेता मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्लॉकवाइज घूमता। ऐसे ही अगर चलो अंदर को ही लेते, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेते तो सब माइनस अपोजिट हो जाता है अभी, तो ये राइट साइड को घूम जाता है क्लॉकवाइज। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू करता है। और जहां आपने रेडियस निकाल दिया कि किस रेडियस से सर्कल में घूमेगा, ये भी पता चल गया। अब यार सिंपल सी बात है, इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में सोचो, अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेडियस बढ़ेगा या नहीं। यस सर। और वेलोसिटी घट जाए तो बच्चों सर्कुलर मोशन में अगर ज्यादा तेज हो गए तो बड़ा रेडियस बनाओगे, बड़े सर्कल में घूमोगे, ज्यादा तेज चलोगे तो
कम स्पीड में चलोगे तो छोटे सर्कल में घूमोगे, ये तो कॉमन सेंस है। तो अब बताओ, पहाड़ों में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मोड़ आने से पहले ब्रेक क्यों मारते हैं गाड़ी में? सर क्योंकि रेडियस कम करना है, मेंटेन करने के हाँ, जिस स्पीड से आ रहे हो उस स्पीड के लिए फिर सर्कल भी बड़ा चाहिए, फिर पहाड़ में तो तुम बाहर निकल जाओगे, तो फिर उसी सर्कल में घूमना है तो वेलोसिटी कम करोगे। अब ब्रेक मारना वेलोसिटी कम करना ही है, समझ में आ गया होगा? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब अगर ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता रहेगा तो ये पीरियडिक मोशन हो गया ना, ये डेफिनेट Yes. पीरियड यस के सर। साथ घूमता रहेगा। तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका? ऐसा टाइम 2 यस सर। रेडियस हुआ, v वेलोसिटी से Yes, 2 sir. पाई r चक्कर लगा रहा है तो 8, समझ लो। Yes, sir. तो ये इसमें इक्वेशन 1 से r अपॉन v कितना रखोगे? r अपॉन v इक्वेशन 1 से। हाँ सर, आर क्यू बी अपॉन q इंटू v, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट n अपॉन t, तो qb अपॉन 2 पाई। ये भी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा यार, ये बताओ, अगर मैं कोई पार्टिकल्स ऐसे घूम रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सोचो, और मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा? तो बड़े सर्कल में घूमेगा ना, अभी तो बात हो रही थी। हाँ सर। Yes, sir. तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा? सर वही रहेगा। Same है। वही तो रहेगा। सर जब वो छोटे में, मतलब जब उसकी रेडियस कम है उसमें घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड मीन्स अगर टी मानते हैं, और अगर कि जब वो स्पीड उसकी बढ़ाते हैं तो उसका रेडियस भी उसके साथ बढ़ता है। जब r अपॉन v, जो बिल्कुल r अपॉन v रखा ना आपने, तो यस सर। m अपॉन q इंटू v। हाँ सर। तो मास कांस्टेंट ही है, पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट ही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही है। और या आप ऐसे भी कह दो, क्या टी के एक्सप्रेशन में कहीं v दिख रहा है? नो Yes. सर। तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ बस। तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बच्चे को लगता है यार बड़े घेरे में घूमेगा तो ज्यादा देर में चक्कर लगाएगा। अरे बड़े में तब घूमेगा ना जब स्पीड भी बढ़ेगी, खाली घेरा बड़ा कर दिया, घूम नहीं रहा हो, जैसा हमारे साथ होता है। बड़े फील्ड में चक्कर लगाओ, अब हमने तो उन्हें इतना बड़ा देखा, देखते ही हमने दौड़ना छोड़े पैदल चलना शुरू कर दिया ना, हो गया यार इतना कौन चलेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन के या छोटे प्रोटॉन या बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे, तो ये ऐसा है। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कब घूमेगा बच्चों? सर जब उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है या वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। ठीक हो गया। तो मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखाई, आपको लैंग्वेज बना लेनी चाहिए। पूरा लैंग्वेज नहीं लिखाने की वजह यह है कि लिखाने के चक्कर में ये पूरा नहीं हो पाता है, तो मैंने पूरा लिखाया नहीं, आपको समझाना पड़ेगा हर स्टेप पे। आप 4 पॉइंट ले लेते हैं, ये PQRS, और इन पर आपको समझाना चाहिए ABCD कि भाई ए पॉइंट पर फोर्स यहाँ को था, वेलोसिटी यहाँ को, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को, तो फोर्स यहाँ को लगेगा, सॉरी। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे, तीसरे, और फिर आप बताएंगे कि स्पीड तो एक ही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा
तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा सेंटर की ओर लगा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो ये जो लिखा है मैंने एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल के लिए, तो हमने तो पढ़ा था mv²/r, आज मिल गया ये QVB। तो ठीक है, बराबर कर दो। ये तो हमने प्लेटनरी मोशन में ग्रेविटेशन में भी किया था, वहां पर दो पार्टिकल के भी लगने वाला Gm1m2/r² को mv²/r के बराबर कर दिया था, अगर याद हो तो। हाँ सर। तो फिर ये सर्कल में घूमेगा। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने राइट साइड होमवर्क किया है, ये समझाओ, क्योंकि बच्चों अभी तो लगता है हमें समझ में आ गया, अभी 4 महीने बाद कोई पूछेगा आपको नहीं आएगा। प्रॉब्लम यह है फिर इतना डिटेल में बातचीत भी नहीं हुई होगी कहीं। तो नोट्स अगर क्लियर है तो प्लीज आप इसे पूरा नोट्स बनाइए और मुझे भेजिएगा, कोई करेक्शन करना होगा मैं कर दूंगा। नोट्स अगर एक बार सही बन गए तो वो आपके लॉन्ग टर्म आपके लिए मददगार होते हैं। जो बच्चे नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं वो कई बार शुरू में ठीक है, बाद में तो बोरियत होती है उससे कि कितना कहाँ बनेगा। दूसरी बात बच्चों, अभी हमने वो वाला मोशन पढ़ा, ये पढ़ा जिसमें v इज परपेंडिकुलर टू v था। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो तो फिर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर। और ऐसे मामलों में अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, वेलोसिटी इधर को है, और सपोज ये एंगल थीटा है, तो फिर इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, इधर को v cos थीटा और v sin थीटा। v sin थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा, और v cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का जब कंबाइन करेंगे तो ये सर्कुलर पाथ नहीं होगा बच्चों, ये हेलिक्स बन जाएगा। हेलिक्स समझते हो ऐसा, हेलिकल पाथ। हाँ सर। पेन के आगे स्प्रिंग देखिए, दैट इज हेलिक्स। यस। अभी इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में बता दे रहा हूँ केवल कि हेलिक्स कब बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो आज वाला आर्टिकल है। आज मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को था, कागज में अंदर को था ना, यस सर। हाँ सर। वेलोसिटी कागज में थी, तो वैसे ही समझ लो परपेंडिकुलर हो गई, तो सर्कल बनेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, परपेंडिकुलर वाला तो सर्कल ही बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला उसको आगे घसीट देगा थोड़ा, तो हर सर्कल थोड़ा आगे थोड़ा आगे। तो ये पता है यहाँ से हेलिक्स का डेवलपमेंट होता है। और हेलिक्स देखना है तो स्प्रिंग को देख लो किसी भी, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये होता है हेलिकल पाथ, तो उसकी डिटेल समझेंगे। v cos थीटा वाला कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना आगे घसीट ले जाएगा। v sin थीटा वाला कंपोनेंट तो घुमाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। लेकिन v cos थीटा आगे घसीट देगा थोड़ा, जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग उतना खिंचा हुआ जैसा लगेगा, और जितना v cos थीटा कम होगा स्प्रिंग नजदीक नजदीक होगा, दबा हुआ जैसा सोचो। तो इसकी डिटेल पे नेक्स्ट क्लास में पढ़े इसको आज। लेकिन आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो करना है, लेकिन इसको पूरा डिटेल में नोट्स बनाइएगा। मैंने दो चीजें ऐसे समझा दी केवल कि बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना तो सवाल समझ में आएगा ना उसका जवाब। आज अभी ताजा है, नोट्स बना लो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।